नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक फिलहाल जारी रहेगी। बड़ी खबर, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा रखी है। 20 दिसंबर तक रोक लगा रखी है, यानी कि 20 दिसंबर तक ये रोक लगी रहेगी। सरकार से रिपोर्ट तलब करके हाईकोर्ट ने सरकार को 20 दिसंबर तक का वक्त दिया है। सरकार ने समय की भी मांग की थी और निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। 20 दिसंबर तक रोक की फिलहाल जारी रहेगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सरकार से रिपोर्ट तलब कर हाईकोर्ट ने सरकार को 20 दिसंबर तक का समय दिया है। तो निकाय चुनाव की से जुड़ी बड़ी खबर है। अखंड प्रताप शाही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अखंड, निकाय चुनाव पर रोक फिलहाल बरकरार रहेगी अधिसूचना पर और 20 दिसंबर तक ये रोक जारी रहेगी, ऐसा हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज लखनऊ खंडपीठ ने हाईकोर्ट के उन्होंने ये आदेश दिया है कि जो सरकार को समय दिया है 20 तारीख तक का, 20 दिसंबर तक का की मोहलत दी है कि इस ओबीसी आरक्षण जो है उसको लेके अपना जवाब वो दाखिल कर सके, और इसके लिए एक पूरी एफिडेविट वगैरह लगानी होगी सरकार को। और इसके चलते ही 20 दिसंबर तक अधिसूचना पर लगी रोक जो है वो टाल दी गई है। 20 तब तक आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि तब तक कोई अधिसूचना न जारी की जाए। ये आरक्षण का मसला जो है, इस आरक्षण के मसले को लेकर जो लिस्ट जारी की गई थी, आरक्षण लिस्ट तमाम शहरों में, तमाम नगर निकायों में, तो उसको जो जारी की गई है उस पर सरकार से जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने, और इसके लिए 20 तारीख तक का समय दिया हुआ है। इसके अलावा जो पहले से जो नगर निगम के कार्यकाल को बढ़ा देने की रणनीति अपनाई गई सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, तो शासन की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अबजाद की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, और उसमें सभी जो 19 जनवरी तक महापौर और पार्षदों का कार्यकाल जारी रहने का उन्होंने निर्धारित किया है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक तैनात किए जाएं, पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। तो यानी सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर ली है कि इस बीच में जो जवाब कोर्ट को देना है वो कोर्ट को जवाब दिया जाएगा, और अगर अधिसूचना जारी करने के लिए कोर्ट से हरी झंडी मिलती है तो ही अधिसूचना जारी होगी। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो जो कार्यकाल समाप्त होने का समय निर्धारित है कि 19 जनवरी तक जो कार्यकाल है इस बार सभी पार्षदों का और महापौर का, तो वो तब तक जारी रहेगा, और उसके बाद फिर पर्यवेक्षक बिठाकर फिर चुनाव कराए जाएंगे। जो नगर आयुक्त होंगे महानगरों में, जो नगर निगम है, वहाँ पे जो नगर आयुक्त होंगे वो उसके इंचार्ज होंगे, पर्यवेक्षक होंगे, और उनके अधीन जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा चुने हुए प्रतिनिधियों का, तो फिर उनकी निगरानी में चुनाव कराए जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है सरकार की तरफ से भी, और कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है वो मोहलत दी गई है 20 दिसंबर तक की। तो 20 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी अखंड? बिल्कुल, 20 दिसंबर को सुनवाई होनी है। कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी सरकार, और पक्ष सुनने के बाद कोर्ट क्या डिसीजन लेती है ये देखना अब दिलचस्प हो गया है, क्योंकि कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो संतुष्ट होती है, नहीं होती है, क्या अगला निर्देश आता है, ये सब कुछ अब कोर्ट के जो वहाँ पे दलीलें रखी जाएंगी, जो पक्ष रखा जाएगा, उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। बहुत शुक्रिया अखंड, आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो 20 दिसंबर तक रोक बरकरार रहेगी निकाय चुनाव की अधिसूचना पर। हाईकोर्ट ने सरकार को 20 दिसंबर तक का वक्त दिया है, और इसके साथ साथ सरकार को वक्त मिल गया है 20 दिसंबर तक, जिसमें बाद सरकार जवाब पेश करेगी। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर अब रोक फिलहाल बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा रखी है, आज इस पर सुनवाई हुई और यह फैसला आया कि 20 दिसंबर तक और अधिसूचना पर रोक बरकरार रहेगी।
और प्रयागराज से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 दिन की ईडी की कस्टडी में रहेगा मुख्तार अंसारी। ईडी ने कोर्ट से 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। घोषित संपत्तियों को लेकर ईडी पूछताछ करेगी। बेटे अब्बास और साले शर्जील रजा के बयानों को भी ईडी मिलाएगी। तो मुख्तार अंसारी अब 10 दिन तक ईडी की कस्टडी में रहेगा। ईडी पूछताछ करेगी मुख्तार अंसारी से। मुख्तार अंसारी को लेकर ईडी ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी कोर्ट से, लेकिन 10 दिन तक की कस्टडी मिल पाई है और 10 दिन तक अब मुख्तार अंसारी ईडी की कस्टडी में रहेगा। खूखा डॉन माफिया मुख्तार अंसारी 10 दिन तक अब ईडी की कस्टडी में रहेगा। 10 दिन की कस्टडी की में ईडी की कस्टडी में रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है और ईडी ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। घोषित संपत्तियों को लेकर पूछताछ करेगी ईडी की टीम। इसके साथ ही ईडी बेटे अब्बास और साले शर्जील रजा के बयानों को भी मिलाएगी। शोएब रिजवी जुड़ गए हमारे साथ संवाददाता प्रयागराज से। शोएब, ईडी ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन फिलहाल 10 दिन की कस्टडी ईडी को मिल गई है और अब मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर पूछताछ की जाएगी मुख्तार अंसारी से। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ईडी के लिए एक कह सकते हैं बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। हालांकि उन्होंने 14 दिन की रिमांड जरूर मांगी थी, लेकिन 10 दिन की रिमांड उनको मिल चुकी है और जो प्रयागराज का ईडी दफ्तर है, मुख्तार अंसारी को फिलहाल वहीं रखा गया है और अब उनकी पूछताछ की जो शुरुआत है वो शुरू हो जाएगी। अगले 10 दिनों तक ईडी अलग अलग मामलों पर उनसे जो इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है पूछताछ करेंगे। दरअसल मुख्तार अंसारी पर ही ईडी का मामला दर्ज हुआ था 2021 में, मार्च 2021 में। उसके बाद सबसे पहले इनसे, क्योंकि बांदा जेल में थे, जेल में इनसे पूछताछ की गई थी। फिर इनके परिवार के अलग अलग लोगों से लगातार पूछताछ की गई। पिछले दिनों ईडी ने इनके बेटे अब्बास अंसारी से पूछताछ की और उसके बाद फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाकायदा उनको कस्टडी में लेकर के उनके साथ भी पूछताछ लंबी की गई। उसके बाद इनके साले से पूछताछ की गई, फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी है मुख्तार अंसारी, ईडी से जुड़े मामले में, उनकी कस्टडी 10 दिनों की मिली और इस 10 दिनों में लगातार ईडी न सिर्फ उनसे पूछताछ करेगी। इस 2021 की जो मामला दर्ज हुआ था उसके जो इस बीच की जो कार्रवाइयां हुई हैं, जो पूछताछ हुई है, कहीं ना कहीं उसको क्रॉस चेक करने की कोशिश करेगी। मुख्तार अंसारी से उसकी सत्यता जानने की कोशिश करेगी और उसी आधार पर अब वो अपनी चार्जशीट जो है कोर्ट में पेश करेगी। और यही वजह है कि कोर्ट में उन्होंने ये भी आधार बताया था, क्योंकि लंबा समय हो चुका है और अब चार्जशीट भी दाखिल करनी है, तो ऐसे में मुख्तार अंसारी से पूछताछ बहुत जरूरी है और इसी वजह से उनकी ये रिमांड मंजूर की गई और अब उनकी पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मुख्तार अंसारी पर ऐसे कौन कौन से आरोप लगाए हैं ईडी की टीम ने, जिनको लेकर अब पूछताछ की जानी है और 10 दिन तक ये लंबी पूछताछ चलेगी? शोएब, बिल्कुल जी, क्योंकि अलग अलग जो इनकी संपत्ति अर्जी की गई है, आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है, तो उस मामले में जो इनकी संपत्तियां हैं, जो नामी बेनामी संपत्तियां हैं, उसको जो उन्होंने ईडी ने अपने सोर्सेज से उसकी जानकारी इकट्ठा की है, उसके सोर्स को पता करने की कोशिश की है और इन लोगों से जो इस बारे में पूछताछ की है उससे उसका मिलान करने की कोशिश की है। जो कंपनीज बनी हुई है इसमें अलग अलग कुछ नामी और कुछ बेनामी कंपनीज हैं, उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। तो अलग अलग लोगों से, कंपनी से जो जुड़े लोग थे उनसे पूछताछ की। अब उसी सब मामले में मुख्तार अंसारी से भी पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही पूरे मामले में, क्योंकि उन पर ये मामला दर्ज है, उस पर वो चार्जशीट दाखिल करेंगे, फिर कोर्ट उस पर कोई ना कोई फैसला लेगा। लेकिन खबर शोएब ये भी है कि बेटे अब्बास और साले शर्जील रजा के बयानों को भी ईडी मिलाएगी। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो ईडी का डंडा फिर चलेगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ईडी के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरा जो मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी पर ये मामला दर्ज हुआ था, अब तक जो पूछताछ की गई है उसका एक तरह से नतीजा निकालने की कोशिश करेगी और इसीलिए सबसे आखिरी में अब चूंकि चार्जशीट दाखिल करने का भी समय हो चुका है, तो ऐसे में मुख्तार अंसारी जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं उनसे पूछताछ करके उन तमाम जो अब तक की जांच हुई है ईडी के द्वारा उसका मिलान करने की, उसकी पुष्टि करने की कोशिश करेगी और इस बारे में ज्यादा बेहतर मुख्तार अंसारी बता सकते हैं। और इसीलिए ईडी के लिए अब ये एक बड़ा हथियार हाथ लगा है, जो 10 दिनों की रिमांड मिली। इस बीच में वो इसी सब मामले पर पुख्ता तौर पर जो अपने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं उसको और पुख्ता करने की कोशिश करेगी और उसके बाद उस मामले को चार्जशीट जो उसकी है वो कोर्ट में पेश करेगी। तो कह सकते हैं कि बहुत तगड़ा शिकंजा कस दिया है
ईडी ने। हालांकि अभी भी मुख्तार अंसारी की जो वाइफ है वो ईडी के रडार पर है, क्योंकि जी। उनसे भी पूछताछ की गई थी, लुकआउट नोटिस भी उनके खिलाफ जारी किया गया था और उनके साले और बेटे को ऑलरेडी वो गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। तो लगातार जो शिकंजा है वो ईडी का कसता जा रहा है और उसी कड़ी में मुख्तार अंसारी की अब ये 10 दिन की रिमांड होगी, जिसमें उनसे जो पूछताछ होगी वो अहम किरदार निभाएगा आगे की जो कानूनी प्रक्रिया होगी, चार्जशीट जो दाखिल होगी उसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शुएब तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो 10 दिन की कस्टडी में है, ईडी की कस्टडी में माफिया मुख्तार अंसारी और 10 दिन तक अब ईडी की टीम प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी। साथ ही बेटे अब्बास अंसारी और साले शर्जील से भी ईडी की टीम पूछताछ करेगी और उनके द्वारा दिए गए बयानों को मिलाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब बात कानपुर की कर लेते हैं, जहां पर अवैध कब्जे पर योगी का बुलडोजर चला है। केडीए की जमीन पर बुलडोजर चला है। भूमाफियाओं ने करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रखा था। गुजनी थाना क्षेत्र के जिरौली बिहारी पुरवा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर योगी का बुलडोजर एक्शन हुआ है। केडीए की जमीन पर बुलडोजर चला, अवैध कब्जा कर रखा था। इसको लेकर यह बुलडोजर की कार्रवाई की गई। भूमाफिया ने करोड़ों की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, कब्जा कर रखा था। गुजनी थाना क्षेत्र के जरौली बिहारी पुरवा का पूरा मामला है। भूमाफिया ने अतिक्रमण कर रखा था, करोड़ों की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था शासकीय भूमि पर, और इसको लेकर अब बुलडोजर एक्शन। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए, बुलडोजर ने इस कब्जे को, अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया, गिरा डाला। केडीए की जमीन पर यह बुलडोजर चला है। करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रखा था भूमाफिया ने। गुजनी थाना क्षेत्र के जरौली बिहारी पुरवा का पूरा मामला है। मोहम्मद असलम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहम्मद असलम, गुजनी थाना क्षेत्र के जरौली बिहारी में यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। केडीए की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था भूमाफिया ने। जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है वो गुजैनी का है और बता दें कि आज केडीए की टीम पहुंची थी और काफी समय से इस पर लिखा पढ़ी चल रही थी, क्योंकि ये केडीए ने जमीन चारागाह के लिए अधिकृत की थी। इसके बाद वहां पर जो भूमाफिया थे उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था। हालांकि कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उसमें जो है छतें भी पड़वा ली है, लेकिन आज उनके ऊपर कार्रवाई न करके जो अन्य जो वहां पर कई सारे मकान थे, दर्जनों मकान थे जिनमें खाली बाउंड्री हुई थी, उसको आज केडीए ने ध्वस्तीकरण करके वहां पर सब जो है उसको अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की अगर बात करें तो केडीए ने अब ये भी कहा है कि जो भी भूमाफिया है इसमें जिसने कब्जा भी किया था इस पूरे जमीन पर, उन पर जो है प्रशासनिक तौर पर उनकी कार्रवाई होगी। इसके अलावा और भी लोग चिन्हित किए जा रहे हैं जिनका इसमें हाथ है, क्योंकि काफी करोड़ों की जमीन बताई जा रही है और वहां पर जो गुजैनी के भूमाफिया थे उन्होंने कब्जा कर लिया था और कब्जा करने के बाद कई ऐसे प्लाट हैं जो कि अवैध रूप से बेच भी डाले हैं और उसमें से करोड़ों रुपए कमा भी लिए हैं। तो ऐसे में जो केडीए की टीम है आज कार्रवाई की है। हालांकि वहां पर सुरक्षा के देखते हुए भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया था, ताकि किसी तरह कोई अगर मामला होते हैं तो पुलिस कंट्रोल करने के लिए हो जाती है वहां पे। इसके अलावा वहां पर एक आरएएफ की बटालियन भी मौजूद थी। फिलहाल की अगर हम बात करें तो आज दर्जन मकान वहां पर जो अवैध थे उनको गिराया गया है और जो मकान इसमें छतें पड़ गई हैं जो 2-2 मंजिला है उनके ऊपर कार्रवाई के लिए कोर्ट के आदेश लाएगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की गई है। मोहम्मद असलम, कब से कब्जा कर रखा था भूमाफिया ने और सरकार की ओर से उन्होंने नोटिस कब जारी किया गया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, काफी समय पहले तकरीबन 2 से 3 साल पहले जो है चारागाह के लिए जो भूमि अधिग्रहण की गई थी केडीए की तरफ से और लगातार केडीए को शिकायतें मिल रही थी, क्योंकि ग्रामीण इलाका पड़ता है वहां पर। तो ऐसे में वहां पर जो अधिकारी हैं उनका भी बताया जा रहा है साठ गांठ रही है। तो ऐसे में लगातार शिकायतें मिल रही थी और शिकायतों के बाद ही जब केडीए वहां पर पहुंचा है तो उसके बाद पूरा मौके का मुआयना किया है। उसके बाद सभी जो भी वहां पर काबिज थे, जो भी अतिक्रमण था, उनको नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करने के बाद ही आज ये कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया आपका असलम तमाम सारी जानकारी के लिए।
तो इधर मुजफ्फरनगर की मीरपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर एक दुकान में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके कब्जे से पुलिस ने 8 तमंचे बरामद किए हैं। 8 अधबने तमंचों के साथ भारी मात्रा में अवैध हथियार भी पुलिस की टीम ने बरामद किए हैं। मीरापुर पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। रात में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सिकंदरपुर में कुछ लोग जो है अवैध तमंचे का निर्माण कर रहे हैं। तत्काल पुलिस जो है मौके पर पहुंची। वहां पे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो है भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण और तमंचे बनाने के उपकरण, ग्राइंडर मशीन और कुछ तैयार तमंचे बरामद हुए हैं, जिसमें 315 बोर के भी हैं, 312 बोर के भी हैं और भारी मात्रा में ये उपकरण बरामद हुए हैं और इनको गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर बुलंदशहर में मंदबुद्धि युवक ने 2 साल के मासूम की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मंदबुद्धि आरोपी को जमकर पीटा। मासूम की हत्या से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। ये पूरा मामला बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र के गांव सोंजना झाया का है। तो 2 साल के मासूम की गला रेतकर हत्या की गई। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मंदबुद्धि युवक ने गला रेतकर मासूम की हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मंदबुद्धि युवक की बुरी तरह जमकर पिटाई की। पुलिस के संज्ञान में हालांकि पूरा मामला आ गया है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गला रेतकर हत्या कर दी गई मंदबुद्धि युवक के द्वारा। मंदबुद्धि युवक ने 2 साल के मासूम की हत्या करी गला रेतकर और घटना से गुस्सा ग्रामीणों ने मंदबुद्धि आरोपी को जमकर पीटा। मासूम की हत्या से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस पहुंची है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वरुण शर्मा जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। वरुण, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल बता दूं, पूरा मामला खानपुर थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां एक गांव में घर के बाहर 1.5 साल का मासूम खेल रहा था। उसी दौरान गांव का ही रहने वाला एक युवक, जो बताया जा रहा है मंदबुद्धि और शराब का वो आदी है, वो बच्चे को उठाकर ले गया और उसने बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। गला काटकर बच्चे की हत्या कर दी। जिसके बाद जैसे ही गांव के लोगों को पता लगा तो गांव में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर परिवार के लोग, गांव के लोग पहुंच गए तो वहीं आरोपी को भी गांव के लोगों ने पकड़ लिया और उसके भी जमकर धुनाई कर दी। और पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने अब सब कब्जे में लेकर बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो आरोपी है और गांव वालों ने उसकी ज्यादा पिटाई कर दी, जिसकी हालत अभी खराब है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी मौके पर पहुंचे हैं। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया है कि परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बच्चे का सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले में जांच की जा रही है। किस चाकू से गला रेतकर हत्या की गई थी वरुण? और मंदबुद्धि युवक बच्चे को घर से ले गया था, बहला फुसला कर ले गया था, कैसे ले गया था और कहां इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया? ये जो बच्चा था अपने घर के बाहर ही खेल रहा था और वही बच्चा घर के बाहर से उठाकर ले गया। और गांव के लोगों ने जो बताया है कि मंदबुद्धि व्यक्ति है और शराब का ये आदी है, नशा ये करता है। और आज सुबह ये घर से खेलते हुए बच्चे को उठाकर ले गया और वहीं जंगल में ईख के खेत के पास बच्चे की गला काट कर हत्या कर दी। और जिसके बाद परिवार को पता लगा तो परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी है और जिसकी पिटाई होने से गंभीर घायल है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया है। इसलिए बहुत शुक्रिया वरुण आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। मुरादाबाद में चकबंदी विभाग के लिपिक को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दस्तावेज में नाम दाखिल खारिज कराने के नाम पर रिश्वत दे रहा था लिपिक यशवंत सिंह। आरोपी को एंटी करप्शन विभाग की टीम ने सिविल लाइन थाने में जाकर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
उधर यूपी की कटरा कोतवाली के कोतवाल पर उन्हीं के थाने की एक महिला सिपाही ने ड्यूटी के बजाय घरेलू कामकाज कराने का आरोप लगाया है। कटरा थाने में तैनात महिला सिपाही ने कोतवाल पर तमाम आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला कांस्टेबल का शिकायती पत्र मिलते ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजीव बाजपेयी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाल और महिला सिपाही का विवाद जब पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने महिला सिपाही का ट्रांसफर कटरा थाने से महिला थाने में कर दिया। आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने जहरीली शराब मामले को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि शराबबंदी कागजों में ही हो रही है, हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लोग पार्टी फंडिंग और अपने लाभ के लिए शराबबंदी में फेल रहे हैं। बिहार में शराबबंदी जैसी कोई चीज नहीं है। सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। शराबबंदी कागजों में बंद है। बिहार में शराबबंदी किसी दिन भी, किसी क्षण भी बिहार में बंद नहीं है। आप बिहार में खबरें तो हमेशा रोज ही बनती हैं, क्योंकि हजारों लोग, गरीब लोग, जो समाज के अंतिम पायदान पे लोग हैं, वह जेल में पकड़े जाते हैं। तो ये कहना कि बिहार में शराब नहीं बिकती है तो फिर लोग पीते कैसे हैं और मिलता कैसे है, तो ये सवाल तब जाके उग्र हो जाता है जब जहरीली शराब से मौत हो जाती है। तो जो बिहार की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो बिहार के लोगों को जहरीली शराब से मारने का जो षड्यंत्र है, उसमें ये लोग कामयाब हैं। और आज तक तो विधानसभा के भीतर भी कई बार हम लोगों ने इस बात को रखा, बाहर भी रखा, लेकिन कोई सुनवाई तो है नहीं। उधर पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की 10 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को भदोही डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि विजय मिश्रा ने अपने बेटे के नाम से मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में जमीन खरीदी थी। डीएम के आदेश के बाद भदोही पुलिस जमीन को कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है। जल्द ही कुर्क जमीन करके पुलिस की एक टीम मध्य प्रदेश जाएगी। उसके विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में इसके पुत्र विष्णु मिश्रा, जो इसकी गैंग का सक्रिय सदस्य हैं, उसके नाम से अपराध से अर्जित संपत्ति से रीवा मध्य प्रदेश में एक ज़मीन की जानकारी मिली थी। इस जानकारी के आधार पर इसकी जांच करके इस ज़मीन को गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने के लिए रिपोर्ट डीएम महोदय भदोही को भेजी गई थी और डीएम भदोही के द्वारा इसको कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है। उधर बिहार के भागलपुर में गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में विस्फोट हो गया। धमाके के बाद से ट्रक में आग लग गई है। इस हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना जिले के नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र के नारायणपुर पेट्रोल पंप के पास की है। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद सिलेंडर का टुकड़ा 100 मीटर के दायरे में बिखर गया। इस घटना में एक होटल भी जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलने के बाद भागलपुर और खगड़िया से 4 दमकल की गाड़ी पहुंची। आग पर काबू पाया जा चुका है फिलहाल। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।